नमस्कार साथियों व प्यारे विद्यार्थियों। आज हम मानव विकास वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है वर्दी और विकास। वर्दी किसे कहेंगे और विकास किसे कहेंगे। जैसे वर्दी का मतलब है कि किसी संख्या या किसी आंकड़े के अंदर परिवर्तन, उसको हम बोल सकते हैं वर्दी। और ये वर्दी जो है वो धनात्मक भी हो सकती है और ये ऋणात्मक भी हो सकती है। लेकिन विकास जो है वो समय के अनुसार गुणवत्तापूर्ण जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, विकास बोल सकते हैं। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। वर्दी और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं, यानी कि चाहे वो वर्दी हो चाहे वो विकास हो, समय के साथ साथ जो भी परिवर्तन होगा, ये दोनों बातें वर्दी और विकास परिवर्तन को जो है वो हमें बताते हैं कि ये परिवर्तन जो है वो हुआ है। अंतर ये है, यानी कि दोनों में वर्दी और विकास में अंतर ये है कि वर्दी जो है वो मात्रात्मक और इसका मूल्य जो है वो निरपेक्ष होता है और इसके चिन्ह जो है वो धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकते हैं। यानी कि वर्दी जो है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। दोनों चिन्ह जो है वो वर्दी के हो सकते हैं, लेकिन विकास के जो है वो दोनों चिन्ह नहीं हो सकते हैं। उसके बाद में है परिवर्तन। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक हो सकता है। धनात्मक होगा तो वो वर्दी को दर्शाता है। जैसे कोई आंकड़ा है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर जनसंख्या का आंकड़ा लेते हैं 2001 के अनुसार, तो 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ के आसपास थी, लेकिन 2011 में बढ़ करके ये 121 करोड़ के आसपास हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि जनसंख्या के आंकड़े में वृद्धि हुई है, लेकिन कैसी वृद्धि हुई है, धनात्मक वृद्धि हुई है। और ये ऋणात्मक भी हो सकती है, ये वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी कि इसका मूल्य या फिर आंकड़ों की संख्या में जो है वो कमी भी आ सकती है। तो वृद्धि जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। उसके बाद में विकास जो है वो विकास का अर्थ होता है कि गुणात्मक परिवर्तन। और गुणात्मक परिवर्तन किस प्रकार से होगा और इसका मूल्य जो है वो विकास का सापेक्ष होना चाहिए। और इसका अर्थ होता है विकास जो है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक वृद्धि नहीं हो, यानी कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि नहीं हो। वर्तमान के अंदर जो भी हमारी सिचुएशन है, जो भी हमारी दशाएं चल रही हैं, उन दशाओं के आधार पे या उस सिचुएशन के आधार पर वृद्धि नहीं होगी, तब तक विकास जो है वो संभव नहीं है। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक वृद्धि होगी तो विकास होगा, तथापि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। ये भी जरूरी नहीं है कि सकारात्मक अगर वृद्धि हो रही है तो विकास हो, नहीं भी हो सकता है। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है, यानी कि उसकी जो गुणवत्ता है किसी भी चीज़ की, उस गुणवत्ता के अंदर अगर सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है तो विकास हो सकता है। लेकिन वृद्धि भी सकारात्मक है तो विकास हो सकता है, लेकिन सदैव नहीं हो सकता है, हमेशा के लिए जो है वो नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो किसी निश्चित समय अवधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है, तो ये हम कह सकते हैं कि वृद्धि के अंदर हम धनात्मक वृद्धि देख पा रहे हैं। अगर धनात्मक वृद्धि देख पा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि नगर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। उसके जनसंख्या के आंकड़े में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, धनात्मक वृद्धि हुई है। यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था और अन्य विशेषताएं जैसी की तैसी ही रहती हैं, तो इस वृद्धि के साथ विकास नहीं जुड़ा हुआ है। यानी कि विकास हम तब कहेंगे जब वृद्धि तो हो, लेकिन उसकी मूलभूत सुविधाएं जो है वो भी साथ साथ में डेवलपमेंट उनका हो, विकास हो, और आवास की जैसी सुविधाएं हैं वो भी धीरे धीरे बढ़े। लेकिन अगर ये सुविधाएं ऐसी की वैसी हैं या जैसी थी वैसी की वैसी ही हैं, तो हम कह सकते हैं केवल जनसंख्या के आंकड़े में वृद्धि हुई है, जबकि विकास जो है वो नहीं हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, मानव विकास की जो अवधारणा है, तो मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन जो है वो किसने किया, डॉक्टर महबूब उल हक ने जो है वो इसका प्रतिपादन किया था। और डॉक्टर महबूब उल हक के साथ थे डॉक्टर अमर्त्य सेन भी जो है वो इनके साथ शामिल थे। उसके बाद में है हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। विकल्प का मतलब है
केवल एक ही विकल्प पे या एक ही विषय के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना है, बाकी अलग अलग जो विकल्प हैं उन पे हमें भरोसा करना है, ताकि एक विकल्प से हमारी वृद्धि हो या नहीं हो ये जरूरी नहीं हो। और सकारात्मक अगर वृद्धि है तो विकास जरूरी नहीं है हमेशा कि होगा ही, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जीवन में सुधार जो है वो लाया जा सकता है अगर आपके पास एक विकल्प के अलावा बहुत सारे विकल्प हैं, तो आपके जीवन में जो है वो सुधार आ सकता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु जो है वो मनुष्य रखा गया है। यानी कि मानव विकास के अंदर जो ये अवधारणा है मानव विकास की, ये डॉक्टर महबूब उल हक ने प्रस्तुत की। और इस अवधारणा के अंदर जो केंद्र में या सेंटर में जो है वो ह्यूमन को रखा गया है, मानव को रखा गया है। संसाधनों तक पहुँच, स्वास्थ्य, शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। यानी कि संसाधनों तक पहुँच, जो भी हमारे संसाधन हैं उन तक पहुंचना, और शिक्षा जो है वो मानव के लिए एक केंद्र बिंदु है। अगर शिक्षा को जो है वो हम प्रचार प्रसार करें और अच्छी शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो अगर हम ले पाते हैं तो संसाधनों तक हमारी अच्छी पकड़ और अच्छी पहुंच जो है वो बन सकती है। लोगों को विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यानी कि लोग किस प्रकार से जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उनके विकल्पों में किस प्रकार से वृद्धि हो ताकि वो संसाधनों तक पहुंच पाएँ, और संसाधनों का अच्छे तरीके से, या हम बोल सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास जो है वो किस आधार पर किया जा सकता है, इसको जो है वो हम अच्छी तरीके से जान पाएँ। एक उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि एक अशिक्षित बच्चा जो है वो डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता है। यानी कि अशिक्षित बच्चा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो डॉक्टर बनने का विकल्प जो है वो नहीं चुन सकता है। इसके अलावा उसके साथ पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो उसका एक ही विकल्प हो गया कि वो अशिक्षित है। इस प्रकार निर्धन लोग बीमारी के चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि संसाधनों के अभाव के में उनका विकल्प सीमित हो जाता है। यानी कि जो भी निर्धन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बीमारी होने पर किसी डॉक्टर की सलाह नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, संसाधनों का अभाव है। यदि संसाधनों का अभाव व्यक्ति के पास होता है तो वो किसी भी प्रकार का विकास नहीं कर पाता है, संभव नहीं है। धीरे धीरे, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया कि अशिक्षित बच्चा जो है वो कभी डॉक्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, शिक्षा का अभाव है। और निर्धन लोग जो है वो अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनको फिर भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे का अभाव है, वो गरीब हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव का जो विकास है वो पूर्ण तरीके से सर्वांगीण विकास जो है वो मानव को करना चाहिए। डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। यानी कि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक जो है वो दिया तो महबूब उल हक ने था, लेकिन इसको प्रस्तुत जो है वो कब किया गया, या इसको निर्मित जो है वो कब किया गया, तो 1990 के अंदर इसको निर्मित किया गया। उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी करना है। उनका कहना है कि विकास वही है कि उनके पास जो भी विकल्प हैं, उन विकल्पों के अंदर जितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हमें करनी है, ताकि विकास जो है वो अच्छे तरीके से हो पाए और लोग जो है वो आत्मसम्मान के साथ दीर्घ जीवन जी सकें। 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम UNDP बोल सकते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बोला जा सकता है, 1990 के अंदर वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन जो है वो प्रकाशित करने के लिए मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया। यानी कि UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1990 या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 के अंदर मानव विकास का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए या उसके आंकड़े विश्व के सामने लाने के लिए मानव विकास की संकल्पना का जो है वो प्रयोग किया। मानव विकास के जो स्तंभ हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मानव विकास के जो है वो स्तंभ कौन कौन से हैं, या फिर उनकी आधारशिला हम क्या बोल सकते हैं, तो है जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है। यानी कि कोई भी इमारत जब हम निर्मित करते हैं तो उसमें पिलर्स या जो स्तंभ है उनकी आवश्यकता होती है। उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषणीयता,
उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। यानी कि मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसके पिलर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें समता है, सतत पोषणीयता है, उत्पादकता है और सशक्तिकरण है। यानी कि ये मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण पिलर या 4 महत्वपूर्ण स्तंभ जो है वो बताए गए हैं। अब इनका अलग अलग से डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले है समता। समता जो स्तंभ है या समता जो पिलर्स हैं, प्रत्येक व्यक्ति के उपलब्ध अवसरों की समान पहुंच की व्यवस्था करना है। यानी कि समता का मतलब है जो भी व्यक्ति है उसके क्या क्या अवसर उसके सामने उपलब्ध हैं और उन अवसरों को वो किस प्रकार से समान तरीके से पहुंच पाता है, उनको उपलब्ध करवाना है या उनकी व्यवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर, जो भी लोगों के सामने उपलब्ध अवसर हैं, लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। यानी कि जो भी अवसर उपलब्ध हैं उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, आय के आधार पे या जातिगत भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके जो भी विकल्प उपलब्ध हैं उन सभी विकल्पों को जो है वो बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि वो अपना अच्छा जीवन जी सकें। यद्यपि ऐसा ज़्यादातर तो नहीं होता है, फिर भी लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। यानी कि जातिगत भेदभाव है या लिंग या महिला या पुरुष के आधार पे या आय के आधार पे जो भेदभाव है वो लगभग तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे समाजों में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो उदाहरण के तौर पे किसी देश में यह जानना रुचिकर होगा कि विद्यालय में विरत अधिकांश छात्र किस वर्ग के हैं। यानी कि विद्यालय से जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं या विद्यालय को जो छोड़ चुके बच्चे हैं उन्होंने किस कारण से विद्यालय को छोड़ा, जाति के आधार पे या आय के आधार पे या उसके कुछ और रीजन्स हमारे हो सकते हैं। तो इस आधार पे हम पता कर सकते हैं कि किस आधार पे उन्होंने विद्यालय को जो है वो छोड़ा होगा। अगला जो हमारा समता के बाद में जो हमारा सतत पोषणीयता या लगातार जो विकास करना है वो निर्वहन करना या उसका किस प्रकार से पालन किया जा सकता है। तो निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। जो भी हमारे सामने अवसर उपलब्ध हैं उनको निरंतर तरीके से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसको किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। या सतत पोषणीय का अगर शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो सतत पोषणीय विकास हम उसको बोल सकते हैं कि विकास हमें इस प्रकार से करना है कि हमारा जो इन्वायरमेंट, हमारा जो पर्यावरण है वो किसी भी प्रकार से उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उस विकास के बारे में या उस वस्तु के बारे में या उन खनिजों के बारे में विस्तार पूर्वक जान सके। ये हमें इस प्रकार से मानव विकास करना है। तो मानव विकास के लिए आवश्यक कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिलने चाहिए। यानी कि विकास करने के लिए प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर हमें मिलने चाहिए। समस्त पर्यावरणीय और वित्तीय मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रख करके करना चाहिए। जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का विकास तो हमें करना है, लेकिन इस प्रकार से करना है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको किसी प्रकार का नुकसान होना नहीं चाहिए और हमारा जो पर्यावरण है उसको भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। इन संसाधनों में किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के अवसरों को कम कर देगा। यानी कि जो भी संसाधन हमारे वायुमंडल के अंदर या हमारे भूपृष्ठ पर उपलब्ध हैं उन सभी का इस प्रकार से हमें सदुपयोग करना है ताकि आने वाली पीढ़ी उनका अच्छे तरीके से उपयोग कर पाए। अगर हम उनका दुरुपयोग कर पाते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम समान या जो समान अवसर हैं उनको बेहतर तरीके से उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। उसके बाद में तीसरा जो पिलर है या तीसरा जो स्तंभ है वो है उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब है कि मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता। यानी कि किस प्रकार से मानव जो है मानव श्रम, मानव अपना व्यवसाय करता है या मानव किसी भी प्रकार की मजदूरी या श्रम करता है अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता। जो भी मानव कार्य कर रहा है उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, इन ऐसी व्यवस्थाओं को उत्पादकता से जोड़ा गया है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। यानी कि लोगों की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना चाहिए और उसके आधार पे उत्पादकता में किस प्रकार से निरंतर वृद्धि की जा सकती है। यानी संसाधनों से हम किस प्रकार से निरंतर अलग अलग तरीके से अपनी जो उत्पादकता है वो ज़्यादा ले सकते हैं। अंततः जन समुदाय में राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं और अंत में यही है कि जो भी व्यक्ति हैं, जो भी मनुष्य है वो राष्ट्र का एक वास्तविक धन होता है।
इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने और प्रयास अथवा बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में उनकी कार्य क्षमता जो है वो बेहतर होगी। इस आधार पे हमें ये तय करना चाहिए कि मनुष्य के ज्ञान को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है या उसको किस प्रकार से शिक्षा दी जा सकती है ताकि वो चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी अलग प्रकार की अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं उनको अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चला सके। उसके बाद में है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, यानी कि जो भी विकल्प मनुष्य के सामने है, मानव विकास का मतलब भी यही है कि विकल्पों के अंदर किस प्रकार से बढ़ोतरी की जाए। तो उसके जो भी विकल्प उसके सामने हैं उन विकल्पों के आधार पे वो विकल्प चुन सके और अपनी शक्ति जो है या फिर अपना जो पावर है उसका सदुपयोग कर सके। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता को से आती है, यानी कि उसकी जो स्वतंत्रता है और उसकी जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो ऐसी शक्ति मनुष्य के सामने जो है वो अपने आप आ जाती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन और लोकोमुखी नीतियों का आवश्यकता होती है, यानी कि लोगों को उस नीति के बारे में या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अच्छी अच्छी नीतियां या उनसे संबंधित या डेवलपमेंट से संबंधित, विकास से संबंधित जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी नीतियां लागू की जाती हैं उन नीतियों को किस प्रकार से व्यक्ति समझे और उन नीतियों को किस प्रकार से अपने आप पे या अपने संसाधनों के अंदर इम्प्लीमेंट करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो देश का विकास उसके और मानव अपने विकल्पों के अंदर बढ़ोतरी कर सके। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूह को सशक्तिकरण का विशेष महत्व है, यानी कि सामाजिक दृष्टि से या आर्थिक रूप से जो भी पिछड़े हुए समूह हैं उनको सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। उनको किस प्रकार से हमें सशक्त करना है ताकि वो अपने आने वाले भविष्य को जो है वो अच्छे प्रकार से जो है वो चला पाएं। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि मानव विकास का मापन जो है वो किस आधार पर किया जा सकता है और हमारी कक्षाएं जो है या अपनी कक्षाएं जो है वो सुचारू रूप से प्रतिदिन 8 बजे चैनल पे डाल दी जा रही हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और चैनल को यूं ही आगे बढ़ाते रहें। कल फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर किस प्रकार से जो है वो मानव विकास का सूचकांक तैयार किया जाता है और कितना मानव विकास होने पर उसको मानव विकास का उच्च स्तर दिया जाएगा या निम्न स्तर दिया जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कल नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तब तक